एक तो मुल्क उस वक्त बना, उस वक्त आपको फिर कितनी देर बाद हिजरत वापस करना पड़ी पाकिस्तान में? मैं 4 साल के बाद आया, 48 में आया मैं। तब आपकी उम्र कितनी थी? मुझे समझने कि मैं उस वक्त 22-23 साल का था। वो वाकया जरूर सुनाइए कि जिसमें आपके मैनेजर ने 20 लाख रुपया आपके साथ टांगों के बांधा और आपने बच्चे जो थे ना उस वक्त अल्लाह की सुपुर्द करके कराची भिजवा दिए। ढाके में आखिर क्योंकि क्या कहेंगे कि जो अवामी लीग के जो वर्कर थे ना, वो ढाका एयरपोर्ट की रोड के ऊपर बैठे हुए थे। उन्होंने वो जाने नहीं देते थे, उनको तलाशी लेके जाने देते थे। तो अब्बा जी कहते हैं, मेरे वालिद साहब कहते हैं कि हम तकरीर सुन रहे थे और वो तकरीर अंग्रेजी में थी, हमें क्या समझ में आई। तो वो खैर कुछ थोड़ी देर तकरीर सुनते रहा। जो मेरा भांजा था वो बोर होकर मुझसे बातें करने लगा। तो जब बातें कर रहा था तो फौरन जो आगे बैठा हुआ था उससे उसे डांट कर कहा, चुप हो जाओ। कि क्यों? कि मैं सुनना है। तो उससे वो था बड़ा शायर, मुझे पूछा तुम्हें समझ में आ रही है कि कायदे आज़म क्या कह रहे हैं? कहने लगा मुझे नहीं आ रही है, लेकिन मैं उसकी आवाज़ सुन रहा हूँ और मैं उसकी आवाज़ सुनता हूँ। ये मोहब्बत का आलम था। कौन कसूरवार था जिसने पाकिस्तान को 2 लाख कर दिया? कसूरवार सबसे बड़ा जो थे, हम पंजाब खुद यहाँ वेस्ट पाकिस्तान वाले थे। हमने उनके साथ इंसाफ नहीं करते थे, हम उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिसके आप रुकन थे और आज मुस्लिम लीग जिसके अलिफ से लेकर ये तक टुकड़े टुकड़े हैं, उसकी और इसकी सोच में क्या फ़र्क देखते हैं? भाई देखिए, फ़र्क यह है कि ये खुद गर्जी है अपनी ज़ात के लिए। वो मुल्क बनाने वाले थे, हाँ, ये मुल्क के टुकड़े टुकड़े करने वाले हैं। टुकड़े करने वाले तो मैं आपसे इख्तिलाफ करूँगा, करने वाले नहीं, ये अपनी गरज पूरी करने वाले, पैसे जमा करने के लिए। इकबाल ने भी तो क्या खूब कहा था ना, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, यानी नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी वीरा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। VTV के प्रोग्राम बज़्म इफ्तिखार के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में मोहम्मद इफ्तिखार ख़ान। आज के प्रोग्राम में हम आपको पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी जवानी में, अपने होशो हवास में कायदे आज़म को देखा, पाकिस्तान को बनते देखा और अपनी ज़िंदगी में इस मुल्क की खातिर 2 मरतबा अपने कारोबार की कुर्बानी भी दी और 2 मरतबा उस बिना पर हिजरत भी करना पड़ी। आपका आबाई इलाका चकवाल से आपका ताल्लुक़, लेकिन बिज़नेस इंडिया में, और उसके बाद पाकिस्तान जब 2 टुकड़े हुआ 1970 में, उस वक़्त बांग्लादेश में आप कामयाब तरीन ताजरों में आपका शुमार होता था। मेरी मुराद, हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आज वो हमारे स्टूडियो का हिस्सा हैं और हम उनके अहद में जी रहे हैं और उनसे आज मुलाकात का शर्फ हमें आज हासिल हुआ। मेरी मुराद ख्वाजा मोहम्मद उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। शुक्रिया बहुत सर, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। और समात का थोड़ा ज़रा ऊंचा सुनते हैं, लेकिन माशाल्लाह ना इनको ब्लड प्रेशर है और ना ही शुगर। हमारे यहाँ तो हमारी उम्रों में ये चीज़ें सारी मौजूद हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास इन पर करम है कि इनमें कोई ऐसी बीमारी भी नहीं, सिर्फ वो बुढ़ापा एक इटसेल्फ एक बीमारी है, सवाए उसके अल्हम्दुलिल्लाह इनको कोई ऐसा मर्ज़ भी जो लाहक नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में आपका ताल्लुक़ जैसे चकवाल से था और आपको फिर इंडिया में आपने बिजनेस किया, कितने साल इंडिया रहे? मैं इंडिया में देखिए, तो वैसे तो मेरी पैदाइश जो है वो कलकत्ते की है। सही। अब 5-4 साल तक कलकत्ते में रहा, फिर वालिद साहब ने चकवाल आके सेटल कर दिया, तो मैं वहीं अपनी तालीम शुरू की पहली जमात से, समझिए। और फिर मैंने मैट्रिक किया 1944 में गवर्नमेंट स्कूल चकवाल से, गवर्नमेंट हाई स्कूल चकवाल से, समझे। और उसके बाद फिर मैं 1944 में अपने वालिद के साथ कारोबार के लिए आगरे चला गया और वहाँ पर कारोबार करता रहा। अब वहाँ से फिर पहली दफ़ा
हालांकि मैं अखबार पढ़ने का पहले से शौकीन था। मैं 5वीं जमात में पढ़ता था तो मैं अखबार पढ़ता था, 5वीं जमात में था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो मैं 6वीं जमात में पढ़ता था। तो मुझे बिल्कुल बड़ी अच्छी तरह याद है कि जिस दिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर हुई मैंने अखबार में पढ़ा। तो फिर मैंने 5वीं 6वीं से 7वीं से फिर मैं मैट्रिक किया तो वो जंग जारी थी। बड़ा शौकीन था अखबार की, जंग की खबरें पढ़ने का। तो मैं रोज़ाना स्कूल का जो रीडिंग रूम था उसमें अखबार आता था, वहाँ मैं रोज़ अखबार पढ़ता था। लेकिन शौक़ ये था कि सिर्फ जंग की खबरें पढ़ता था, जंग की खबरें पढ़ते थे बस, फिर छोड़ के अपनी क्लास में चले जाते थे। जंग की जो जितने वाक़यात हैं, यानी 1939 से जंग शुरू हुई है जो ग़ालिबन जुलाई या अगस्त थी, उससे मुझे तमाम वाक़यात जो है पूरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर 5 मई 1945 को जब जर्मनी ने सरेंडर किया, फिर अगस्त के कुछ हफ्ते में जापान ने सरेंडर किया, तो ये मैंने सारा मुझे अच्छी तरह याद। जंग के तमाम मेजर वाक़यात जो है मुझे आज भी याद है सारे, चर्चिल के या दूसरे के। क्योंकि मैं इत्तेफाक है तो मैट्रिक की, लेकिन मुझे हिस्ट्री से बड़ा शौक़ था। मैं हिस्टोरिकल किताबें, हिस्टोरिकल नावल बहुत पढ़ता था और अल्लाह का शुक्र है हिस्ट्री से मुझे बड़ा शगफ है। हिस्ट्री के बारे में मैं बहुत, मेरे दस्तरस में जो आया है मैंने वो पढ़ा है। मुझे दुनिया की तारीख़ का, हिस्ट्री का कुछ न कुछ मुझे इल्म है, मुझे वाकिफ़ है। कायदे आज़म को आपने कितनी मरतबा अपनी आंखों से देखा है? 1 दफ़ा देखा, और वो सिर्फ 2-3 फरलांग से। वो भी कलकत्ते के अंदर ऑक्टोरेटी ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है वहाँ पर, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। वहाँ पर स्टेज लगा हुआ था, कायदे आज़म उस स्टेज पर बैठे हुए थे। ये आलम था उसके आलम का कि कलकत्ता की जो मुसलमान थी पूरी आबादी, यानी 2, 2.5, 3, 4 लाख की आबादी उस वक़्त मौजूद, सारे वहाँ पर मौजूद थे बहुत। और यकीन माने कायदे आज़म के साथ लोगों की मोहब्बत का अगर मैं ज़िक्र करूँ तो आपको ताज्जुब होगा कि उसको वो पैगंबर के सिवा सब कुछ मांगते थे, यानी इतनी मोहब्बत करते थे। उसका एक मैं वाक़या सुना हुआ करके, और ये सच्चा वाक़या है, और ये वाक़या मेरे वालिद के साथ हुआ, वो उन्होंने मुझे बताया। कहते हैं कि इलाहाबाद का जो इजलास हुआ था मुस्लिम लीग का, उसमें वो मौजूद थे। कहते हैं मैं स्टेज से तकरीबन 50 गज के फासले पे बैठा हुआ था, उनके साथ मेरा एक भाई भांजा बैठा हुआ था रिश्ते का। तो कायदे आज़म जो थे वो तकरीर करने शुरू हुए, तो हम बैठे हुए थे। तो अब्बा जी कहते हैं, मेरे वालिद साहब कहते हैं कि हम तकरीर सुन रहे थे, और वो तकरीर अंग्रेज़ी में थी, हमें क्या समझ में आई। तो वो खैर कुछ थोड़ी देर तकरीर सुनते रहा। जो मेरा भांजा था वो बोर होकर मुझसे बातें करने लगा। तो जब बातें कर रहा था तो फ़ौरन जो आगे बैठा हुआ था उससे उसे डांट कर कहा चुप हो जाओ। कि क्यों? कि मैं सुनना है। तो उसने, वो था बड़ा शायर, मुझे पूछा तुम्हें समझ में आ रही है कि कायदे आज़म क्या कह रहे हैं? कहने लगा मुझे नहीं आ रही है, लेकिन मैं उसकी आवाज़ सुन रहा हूँ और मैं उसकी आवाज़ सुनता हूँ। ये मोहब्बत का आलम था, बेपनाह मोहब्बत। लेकिन ये ठीक है। फिर 1944 में क्या नाम है, ये जब जंग ख़त्म होने की करीब थी तो अंग्रेज़ों ने ये प्रोग्राम बनाया कि हिंदुस्तान को आज़ाद कर देना। तो उन्होंने फिर इसके लिए फिर शुरू की। जंग ख़त्म हुई जब मई 1945 में, तो फिर उस वक्त लॉर्ड वेवल जो था वो गवर्नर वाइसराय बन के आया, लॉर्ड लिनथगो की जगह आया। तो फिर वो उससे फिर ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस को बुलाया और उनसे कहा कि भाई आपस में बातचीत करो, कोई फैसले पे पहुँचो। मुस्लिम लीग और कायदे आज़म और गांधी के दरमियान बॉम्बे के अंदर
मुज़ाकरात हुए, लेकिन वो सिर्फ चलते रहे। फिर लॉर्ड वेवल ने इन्हें शिमला में बुलाया। शिमला के अंदर फिर उसको शिमला कॉन्फ्रेंस कहते हैं। उसमें कायद आज़म ने और गांधी के दरमियान और सिख दरमियान की बातचीत हुई, कोई समझौता नहीं हो सका, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो पार्टीशन नहीं चाहती थी और उसको इसमें अंग्रेज़ों की भी यानी मदद हासिल की। अंग्रेज़ भी नहीं चाहता था कि इंडिया का पार्टीशन हो, दोनों नहीं चाहते। सिर्फ कायद आज़म कह रहा था कि मैं नहीं लेता। अब वहाँ पर वो नाकाम हुई, तो फिर वो शिमला कॉन्फ्रेंस जो थी वो उसमें लोग चले गए सब अपने अपने। तो फिर नेहरू ने बयान दिया भाई ये कांग्रेस कॉन्फ्रेंस जो नाकाम हुई है ये कायद आज़म की वजह से हुई है। तो कायद आज़म ने फिर बम्बई से जवाब दिया, ये भाई गलत कहता है, इनकी हरदर्मी की वजह से हमें ये नहीं देना चाहते वक्त। और ये बात ठीक है कि कांग्रेस भी नहीं चाहती थी और अंग्रेज़ भी नहीं चाहता था, सिर्फ कायद आज़म अकेला जो था वो इस चीज़ पर यानी डटा हुआ था। अच्छा, फिर एक तो मुल्क उस वक़्त बना, उस वक्त आपको फिर कितनी देर बाद हिजरत वापस करना पड़ी पाकिस्तान में? कितने दिन के बाद? मैं 4 साल के बाद आया, 48 में आया मैं। तब आपकी उम्र कितनी थी? वो भी समझने कि मैं उस वक्त 22-23 साल का था। मैं कलकत्ते से मैं फिर पाकिस्तान आया, फिर यहीं कुछ काम वाम शुरू किए, कारोबार बार वहीं तब सारे वहीं रह गए, सब कुछ किया कराया जो बाप दादा का था सब छोड़ के आना पड़ा। फिर आके यहाँ पे स्टार्ट लिया, फिर यहाँ कर मुलाजमतें की। फिर मैंने अकाउंटेंसी में डिप्लोमा लिया, तो फिर मैं ये अकाउंटेंट के एरिए से जॉब करता रहा कराची में। मैं ये ज़रिया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये फिर 60 का वक्त आया, तो फिर वाले साहब ढाके में थे, तो उन्होंने मुझे वहाँ बुला लिया। तो फिर मैं वहाँ ढाके पे थोड़ा सा कारोबार शुरू किया। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर कारोबार में अल्लाह किया, तो फिर 60, 70, 65, 70 का वक्त आया, तो ईस्ट पाकिस्तान का फिर झमेला शुरू हो गया, समझे। और उसके बाद 71 में इनको मैंने अपनी फैमिली को वापस चकवाल भेज दिया और ख़ुद भी आ गया। भाई छोटा था, ढाके में था, उसको भी बुला लिया। वो वाक़या ज़रूर सुनाइए कि जिसमें आपके मैनेजर ने 20 लाख रुपया आपके साथ टांगों के बांधा और आपने बच्चे जो थे ना उस वक्त अल्लाह की सुपुर्द करके कराची भिजवा दिए। ढाके में आखिर क्योंकि क्या कहेंगे कि जो अवामी लीग के जो वर्कर थे ना, वो ढाका एयरपोर्ट की रोड के ऊपर बैठे हुए थे। उन्होंने वो जाने नहीं देते थे, उनको तलाशी लेके जाने दे देते थे, यानी इतना उनका कंट्रोल हो गया था तो गवर्नमेंट वक्त। तो उस तरह फिर मैं ये रानों के साथ पैसे ऐसे बांध के तो फिर मैं निकल आया, रक्शे पे बैठ के अकेला आया। तो फिर मैं ये लाहौर आ गया, तो लाहौर से फिर चकवाल चला गया। उस वक्त 20 लाख रुपए कितनी बड़ी रकम थी? बात यह है कि बस अल्लाह ने जो लेना था, इम्तिहान था, वो गुजरता चला गया। अच्छा, और दूसरा साथ ये भी बताइए कि आप कितने अरसे बाद आए और अपने मैनेजर को सारी फैक्ट्री अपनी इंडस्ट्री मैनेजर को दे आए थे? वो भी वाकया मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन की नज़र करें। नहीं, मैनेजर क्या थे भाई, वो इतने बड़ा कुछ जो देसी सेटअप था, मुलाजिम होते थे उसमें। वो हमारा बंगाली वहाँ पर मुलाजिम न थे, लेकिन बंगाली बहुत अच्छे लोग, नहायत धीमे, बड़े ईमानदार लोग, बहुत ईमानदार है। यानी हमने जितनी मुद्दत मेरे बाप ने या मैंने या मेरे चचा या दूसरे का इनके जो दुकानों में मुलाजमत करते थे या इनके कारोबार में, वो सारे बंगाली होते थे, मेमन सिंह के होते थे। लेकिन कभी उन्होंने बेईमानी की। हम कारोबार छोड़ के चले आते थे चकवाल 1-2 महीने के लिए, वो दुकानों पे रहते थे। जब वापस आते थे पूरा सही सारा हिसाब दे देते, ईमानदार लोग थे वो। वहाँ भी वही लोग थे,
ढाके में भी मेरे पास जो थे तो वहाँ पर जो मेरा जो मुलाजिम था वो कारोबार की चाबियाँ मैं उसको दे के आगे ये ले लो, सारा उसको दे दिया, कारोबार सारा उसको दे दिया। यानी 2 मरतबा आपने कारोबार की कुर्बानी दी, एक उस वक्त जब पाकिस्तान बना और एक उस वक्त जब पाकिस्तान टूटा। तो पाकिस्तान आपने तो उस वक्त जब टूटा, आप माशाल्लाह साहिब औलाद भी थे, आप किसको कसूरवार समझते हैं? और आपने चूंकि उस वक्त बंगाल में ही थे, कौन कसूरवार था जिसने पाकिस्तान को 2 लख्त कर दिया? कसूरवार सबसे बड़ा जो थे जी, हम पंजाब खुद यहाँ वेस्ट पाकिस्तान वाले थे, हमने उनके साथ इंसाफ नहीं करते थे, हम उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। हमारे जो 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 जाते थे हुक्मरान, जो ऑफिसर जाते थे, वो उनके साथ गुलामों का सलूक करते थे, बंगालियों के साथ, समझे आप। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर या पुलिस ऑफिसर या वो दूर दराज इलाकों में ढाका, चिटागोंग या खुलना या उधर उनके साथ वो अच्छा सलूक नहीं करते थे, रवैया उनका नहीं होता था। इसकी वजह से उनके दिलों में नफरत बढ़ती गई। फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि जो कुछ 1970-71 में इलेक्शन में मुजीबुर रहमान की पार्टी ने अक्सरियत अवामी लीग ने की, उसको वेस्ट पाकिस्तान में भुट्टो ने तस्लीम नहीं किया। और क्या नाम है, उसका हक था, क्योंकि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर उसकी अक्सरियत थी, उसको हक था। फरवरी 28 को उन्होंने हुकूमत ने तारीख दी कि भाई ढाका में जो था वो ढाका में पार्लियामेंट थी और इस्लामाबाद में एस्टेब्लिशमेंट था सारा, पार्लियामेंट ढाके में थी, तो इजलास ढाके में होना था। तो भुट्टो ने कहा कि मैं जो जाएगा उसकी मैं टांगे तोड़ दूंगा, और उसने जाने नहीं दिया। और वो इजलास 28 तारीख का फिर यहया खान ने मुलतवी कर दिया। और जिस वक़्त वो उसने मुलतवी किया, जिस वक़्त फरवरी में, ये गालिबन फरवरी की फर्स्ट वीक था या पहले दिन थे, हम ढाका स्टेडियम में MCC के साथ क्रिकेट का मैच देख रहे थे। तो मैं स्टेडियम में बैठा हुआ था, तो ढाका में मेरे साथ मेरा दोस्त था, और हम दोनों बैठ के मैच देख रहे थे कि यकायक मैंने देखा ढाका स्टेडियम के उस सामने साइड से लोग उठ के जैसे शोला उठता है। तो समझ में नहीं आई क्या हुआ। तो आहिस्ता आहिस्ता वो बैठे बैठे ही पता लगा कि भाई यहया खान ने जो पार्लियामेंट का इजलास है वो मुलतवी कर दिया। अब वो ढाके में जैसे उठा तो वो पूरा स्टेडियम उठ खड़ा हुआ। हम बैठे हुए थे, हम वहाँ से निकल के आगे रक्शे में बैठ के घर आ गए। और वो जो अखीला दिन था वो तूफान उठ खड़ा हुआ। उन्होंने हर चीज़ पे कब्जा कर लिया, बैंक बंद कर दिए, बैंकों को कंट्रोल कर लिया, रेलवे बंद कर दी, ट्रैफिक बंद कर दी, पूरी तौर पर मुल्क को जाम कर दिया उन्होंने। बंगालियों ने हाँ इस वक्त जाम कर दिया। मुजीबुर रहमान पूरी तौर पर मुल्क के काबिल था। ये जुल्म हुआ था। और उसके बाद तो फिर आप जानते हैं, तो वो 24 सितंबर को फिर आर्मी एक्शन किया, एक और जुल्म किया उन्होंने, उसको ईस्ट पाकिस्तान को दोबारा फतह किया उन्होंने। बहुत जुल्म हुआ, लेकिन फिर वो इसका फ़ायदा इंडिया ने उठाया, इसको बहुत। फिर इंटरनेशनल मीडिया जो था वो भी इनके खिलाफ हो गया। हर चीज़ की जो थी वो दुनिया खिलाफ थी। और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो ठीक है। यानी इसका बुनियादी कसूरवार हमारे मगरबी पाकिस्तान के हुक्मरान यानी उस वक़्त का जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। बिल्कुल। वो सबसे बड़ा इस चीज़ का जिम्मेदार जो था वो सियासी लीडर था। अगर वो उनसे कहता कि ठीक है मियाँ बनाओ ये, हम अपोजिशन में बैठते, हाँ अक्सरियत मंजूर कर लेते। सस्ते थे। मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता था, क्यों नहीं किया उसका? मोटी सी बात है, अक्सरियत भी उसकी बात थी। ये नहीं कि कोई
वो पार्टियों के मिला के नहीं, सिंगल पार्टी की अक्सरियत थी। असल बात यह है कि बस कुछ ऐसी बातें वो मैं नहीं कह सकता, ठीक नहीं है ये, लेकिन अल्लाह करेगा, मुल्क बना है, ठीक है। अब जो कुछ है इसको हम संभाल के रखें, इंशाअल्लाह ये चलेगा, कोई ख़तरे की बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब हम फ़ौरन जो है देखिए ये मुकाबला करते हैं, वो जो इंडिया आगे चला गया। मेरे भाई मैं आपको ये बता दूँ, ये फैक्ट है जो मैं बता रहा हूँ कि पार्टीशन जब हुआ था तो तकरीबन बड़ी इंडस्ट्रियाँ 1000 इंडस्ट्री थी। कितनी थी? 1000 मेजर इंडस्ट्रियाँ। उसमें से दरमियाने किस्म की 50 इंडस्ट्रियाँ जो थी छोटी, वो पाकिस्तान में थी, जिसमें दो टेक्सटाइल मिलें थी, एक फैसलाबाद में और एक ओकाड़ा में थी, 2 बस। बाकी शुगर मिलें थी या जो छोटे मोटे कारखाने थे, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी। ये हमें वर्षे में मिला था। और बाकी हिंटरलैंड था, गंदम पैदा करो, चावल पैदा करो, गन्ना पैदा करो, ईस्ट पाकिस्तान में जूट पैदा करो। अब अंदाज़ा कीजिए कि पूरा ईस्ट पाकिस्तान के में एक इंडस्ट्री नहीं थी। एक इंडस्ट्री जूट थी जो कलकत्ते में आती, तमाम जूट के जो बड़ी इंडस्ट्रियाँ थी वो कलकत्ते में थी। तमाम जो कपड़े की या सूट की इंडस्ट्री वो बॉम्बे थी, अहमदाबाद में थी या मद्रास में थी। पाकिस्तान में सिर्फ 2 थी। अब उसमें स्टील मिलें थी, कलकत्ता जमशेदपुर स्टील मिल थी, और दूसरी मिलें थी कानपुर में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ थी। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। आज देखते नहीं है, कराची से लेकर पेशावर तक इंडस्ट्री है, हर किस्म की है, तरक्की कर रहे हैं, हर चीज़ मुयस्सर है। जो कुछ 70 साल में हमने तरक्की की है, इंडिया ने 200 साल में भी नहीं की है। यानी आप ये समझते हैं कि मुल्क तरक्की जरूर करेगा, कर रहा है। देखिए इस मुल्क की एक मुश्किल ये है कि हुकूमत गरीब है, अवाम अमीर है। ब्लैक मनी इतनी है कि मुल्क का जो आपका माशी निज़ाम नज़र आता है कमज़ोर नज़र आता है, यकीनन जद में है इस वक्त, लेकिन अवाम के अंदर बहुत पैसा, बड़ी दौलत है, ब्लैक मनी। हुक्मरानों के पास भी तो महल्लात की कमी नहीं है। वो हुक्मरान भी वो अवाम में ही आते हैं ना, कि चंद हाथों में पैसा मरकूज है, सब बहुत कुछ पैसे की कमी नहीं है, हुकूमत के पास पैसा नहीं है, नीयत भी ठीक नहीं है। नहीं, वो जब यही होता है, नीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन ठीक है, वक्त के साथ हालात ठीक हो जाएंगे। कुछ पिछले 3-4 साल से जो है वो इस मुल्क के साथ इंसाफ नहीं हुआ है, ये ठीक है। ये मैं किसी पार्टी को मातूब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये फैक्ट तो है ना, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, चाहे आप सियासी तौर पर ना करते रहें, लेकिन ग्राउंड फैक्ट जो तो है वो तो हम कारोबारी हैं, हमें तो पता है 2-2-4 मुल्क के साथ क्या हुआ है, जो आप बेशक इनकार करते रहे, लेकिन हमारे सामने आपका इनकार नहीं चल सकता, समझे आप? ठीक है, बड़ी दौलत है, टैक्स सही करके लिए जाए, 1 साल में हुकूमत अमीर हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि करप्शन या हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब इसके लिए कोई एक और ही कोई आए जो इस चीज़ को कंट्रोल करे और सब ठीक हो जाए। असल बात यह कि हम खुद आप ईमानदार हैं, हम 24 के 24 करोड़ ही बेईमान हैं, सब टैक्स चोर हैं, कोई भी नहीं है जिसकी बस की बात आती है, जितना उसकी बात बस है वो टैक्स चोरी करता है। तो हुकूमत के पास कहाँ से जाएगा पैसा? बात उंगली उठाते हैं दूसरे के ऊपर, अपने को नहीं देखते मैं क्या कर रहा हूँ। मैं आपके सामने बैठा हूँ, अपनी तारीफ नहीं करता हूँ। अल्लाह ने कुछ ज़हन के अंदर सही रखा है, हमेशा टैक्स दिया है,
डे वन से हर चीज़ पूरी करते रहे हैं मुल्क की। ठीक है, इसमें भी ज्यादतियाँ की होगी हमने, ये नहीं है कि हम को फरिश्ते हैं वहाँ पर, लेकिन एक अच्छी है। अब इसके लिए ये है कि नहायत सुकून और इत्मीनान से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, अल्लाह का बड़ा कर्म है। अब सिवाय दुआ करने के और मैं क्या कर सकता हूँ? मुल्क के लिए रोज़ अपने नमाज की मैं दुआएं करता हूँ। मुल्क के साथ प्यार है, मुल्क के साथ मोहब्बत है। ठीक है, जो पॉलिटिकल सिस्टम जो है, अगर ये थोड़ा सा इसके अंदर इस्लाह हो जाए और इदारों की मदाखलत कम हो जाए, इदारे अपनी अपनी डोमेन में काम करने लगे। देखिए, मैं 76 साल की तारीख जो है मुल्क की, मुझे ये उंगलियों में याद है। एक एक हुक्मरान जो आया है, मैं उसकी हर चीज़ को समझता और जानता था, किसने क्या किया, किसने क्या अच्छा नहीं किया, कौन अच्छा था या कौन बुरा था। मुझसे कोई छुपा हुआ नहीं है, समझे आप? पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिसके आप रुकन थे, और आज मुस्लिम लीग जिसके अलिफ से लेकर ये तक टुकड़े टुकड़े हैं, उसकी और इसकी सोच में क्या फ़र्क देखते हैं? भाई देखिए, फ़र्क यह है कि ये खुद गर्जी है अपनी ज़ात के लिए, और वो बेलौस थे, उन्हें मुझे गरज नहीं थी। वो मुल्क बनाने वाले थे, हाँ, ये मुल्क के टुकड़े टुकड़े करने वाले हैं। बस ये है कि यही देखो, टुकड़े करने वाले तो मैं आपसे इख्तिलाफ करूँगा, करने वाले नहीं, ये अपनी गरज पूरी करने वाले, पैसे जमा करने के लिए। लेकिन ठीक है कि मुल्क मुश्किलों में है, लेकिन अब इसका कंपैरिजन अगर हम इंडिया के साथ करें तो वहाँ पर कौन सी बेहतरीन हुकूमतें हैं? वहाँ भी तो वही हो रहा है जो कुछ कायद आज़म ने कहा था ना कि भाई हम हिंदुओं पे एतबार नहीं करते हैं, ये झूठे लोग हैं, मुंह से कुछ है, वो कहते हैं मुंह में से राम राम, बगल में छुरी रखी हुई है। तो आज देख लीजिए कि जो कुछ कायद आज़म ने 80 साल पहले कहा था, आज मोदी उसको पूरा कर रहा है। मोदी किसका लीडर है? जिसने गांधी को मारा। नाथूराम गॉडसे ने जिसने गोली मारी थी गांधी को दिल्ली के अंदर, मैं उस वक्त कलकत्ते में था। यह 48 जनवरी का महीना है। गांधी को गोली मारी, किसने मारी? गांधी। राष्ट्रीय सेवा संघ की जो पार्टी थी, जो बैंड थी, उसने मारा। आज राष्ट्रीय सेवक संघ पे ऊपर पाबंदी नहीं है, आज उसका जो मेंबर है वो मोदी है, वही आज हुकूमत कर रहा है। तो क्या हुआ? कायद आज़म ने जो कुछ कहा था आज सच हो रहा कि आज इंडिया में क्या हो रहा है। बाबरी मस्जिद तबाह कर दी, नया मंदिर बना दिया, अब एक और मस्जिद के ऊपर उंगली रख रहे हैं, उसको भी वो मंदिर बनाना चाहते हैं। तो वही कौन सा था, वो सच कहता था। अब बाज़े लोग कहते हैं कि पार्टीशन गलत हुआ है, नहीं, सही हुआ। इंशाल्लाह ये ठीक होगा। मुल्क बहुत ताकतवर मुल्क है, बड़ी सलाहियत के लोग हैं यहाँ पर, जो मैंने 76 साल में देखी है कि जैसे इन्होंने अपनी सलाहियतें उभर के सामने आई हैं। जैसे ज़मीन होती है बहुत अच्छी और उसमें काश्त हो रही है तो अच्छी फसल होती, अच्छी फसल हो रही है। इकबाल ने भी तो क्या खूब कहा था ना, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, यानी नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्त-ए-वीरां से। जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है, बेशक कोई शुबह की नहीं है। जो मर्जी करते रहें, ये कर इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, जो भी करके चला गया वो तारीख का हिस्सा बन जाएगा, तारीख नहीं भूलती है। आपने माशाल्लाह कमोबेश 1 सदी की बहारें देखी हैं। हमारे देखने वाले जो पाकिस्तानी और बिलखुसूस मुसलमान उम्मा जो देख रही है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए, अल्लाह ने ये मुल्क दिया है, वो इसकी हिफाजत करेगा। आपने हिफाजत कर सके वो करेगा, ये उसका बनाया हुआ मुल्क है। और उस मुल्क को जो नुकसान पहुंचाएगा उसका हशर क्या होगा? मुजीब रहमान को गोली मार दी गई, इंदिरा गांधी को गोली मार दी गई,
भुट्टो को फांसी चला दिया गया। क्या सजा मिली? मिली है कि नहीं मिली है? आइंदा याद रखें, जो कुछ करेगा उसके साथ यही कुछ हो। ये फैसला है खुदा का। बेशक ऐसे ये कुदरत का फैसला है जी। और मैं फिर से बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त देने का, आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमें आपसे मुलाकात का एक शर्फ हासिल हुआ और बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान जिस नौजवान ने बनते देखा और कायद आज़म के जलसों में पेश रहे, मुस्लिम लीग के कारकुनान में बाकायदा अरकान में शामिल रहे, आज वो हमारे बज़्म इफ्तिखार की बज़्म का हिस्सा थे। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे पास टाइम दिया और पाकिस्तान की उन तारीख़ के औराक को खोला कि जो हमारी नज़रों से ओझल हो चुके थे। यही दुआ और उम्मीद कि हम जो हमारे पाकिस्तान में हर आने वाला कल है और आने वाला दौर जो है वो बेहतर हो और मुल्क के हाल पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ख़ास रहमत और करम का जो है वो नज़ूल फरमाएं और आने वाले जो हुक्मरान हों हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तर्ज पर चलने वाले हों, जिनके दिलों में उम्मत का, कौम का जो है वो दर्द और खौफ हो और एहसास हो। तो इसी दुआ और उम्मीद के साथ नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम।